नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ललिता एकेडमी पे। आज हम आप लोगों को संविधान से संबंधित, किससे संबंधित, संविधान से संबंधित एक बहुत ज़रूरी भाग है जिसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगी, जिसके उसके संबंधित है मौलिक अधिकार। कौन किसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे? मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। कौन सा? मौलिक अधिकार। तो आज हम लोग को मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करना है। ये हमारे संविधान जब लिख कर तैयार हुआ तो उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार का मतलब होता है, उसी को मूल अधिकार भी कहा जाता है और मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार का मूल जो अर्थ होता है यह होता है कि हमारा ये जो अधिकार 7 मिला हुआ है, उस समय जब संविधान लिखकर तैयार हुआ तो उस समय कितने अधिकार थे? मौलिक 7 मौलिक अधिकार थे। तो 7 मौलिक अधिकार जो मिला था वो मानिए कि हमारे जितने भारतीय हैं, जितने हिंदुस्तान हैं, उनको सब समान रूप से मिला हुआ है। ये उन लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार, अर्थात जिसका जन्म हमारे भारत देश में हुआ है वो इस मौलिक अधिकार के पात्र हो जाता है, उसे ये मौलिक अधिकार मिलता है। तो इसी का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो मौलिक अधिकार कितने में है? भाग 3 में है। कितने में है? भाग 3 में। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार बताया गया है। आज हम लोग को किसका अध्ययन करना है? मौलिक अधिकार के बारे में। किसके बारे में? मौलिक अधिकार। किसके बारे में अध्ययन करना है? मौलिक अधिकार, या फिर इसी को कहा जाता है मूल अधिकार। क्या कहा जाता है? मूल अधिकार। इसी को मौलिक अधिकार कहते हैं या मूल अधिकार कहते हैं। तो जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद जो है ये भाग 3। क्या? भाग 3। और अनुच्छेद का अर्थ होता है जिसे आप लोग धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा। उसी को अनुच्छेद कहा जाता है। तो अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक, कितने तक? 12 से 35 तक कौन सा है? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। भाग कितने में है? भाग 3 में है। देखिए, मौलिक अधिकार जो प्रावधान है, मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ये जो मौलिक अधिकार का प्रावधान है वो अमेरिका देश से लिया गया है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और ये मौलिक अधिकार भाग कितने में है? तो भाग 3 में है। और अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार बताया गया है। और इससे संबंधित अनुच्छेद 12 से लेकर 35 से संबंधित हमें किसका अध्ययन करना है? मौलिक अधिकार का अध्ययन करना है। इस मौलिक अधिकार को ही फिर मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आपके परीक्षा में पूछेगा कि मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो हमें आंसर क्या देना है? मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हमें अध्ययन करना है कि मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हमें याद रखने वाली बात को ध्यान रखना है। जो हमें याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात है, क्या है? क्योंकि ये भाग 3 में है। कितने में है? भाग 3। तो 3 की बनावट आपका अ जैसा लग रहा है। कैसे लग रहा है? ये जब हम 3 लिखते हैं तो लगता है कि पहले हम अ लिख रहे हैं। तो ये 3 की बनावट भी अ जैसा लग रहा है। और जब हम ये 12 1 और 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 1 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। और 35 का स्टार्ट भी 3 से हो रहा है। और अमेरिका का अ भी 3 है, अधिकार का अ भी क्या है? 3 के तरह है। तो इसलिए हम अध्ययन कर पाएंगे कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो क्योंकि भाग 3 अ के तरह बना है। 3 हम लिखते हैं तो किसके तरह लिखते हैं? अ के तरह लिखते हैं। क्योंकि जब हम अ लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं ना। तो हम अ लिखने से पहले उसे क्या बनाते हैं? 3 बनाते हैं। तो इस 3 से हमें याद करना है
अमेरिका। क्या याद करना है? अमेरिका। इस 3 से हमें क्या याद करना है? अमेरिका याद करना है। तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आपके परीक्षा में पूछेगा कि मौलिक अधिकार का प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, तो हमें क्या लिखना, क्या मतलब ठीक करना होगा, या क्या लिखना होगा? अमेरिका। क्या लिखना होगा? अमेरिका। भाग कितना? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। अब हमें यह अध्ययन करना है कि जब हमारा संविधान लिखकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब हमारे संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत या आत्मसमर्पित किया गया, हमारे संविधान सभा द्वारा उसे अपनाया गया। तो उस समय पूरे कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। जब हमारा संविधान लिखकर तैयार हुआ तो उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन इसमें से एक मौलिक अधिकार को का 44वां संविधान संशोधन कब? जो कानून संपत्ति के अधिकार को, कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन। कौन? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा? 1978 को क्या कर दिया गया? इसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार। ये अनुच्छेद 300A में चला गया। कहाँ चला गया? अनुच्छेद 300A में इसे रख दिया गया, क्योंकि हमारा संविधान जब लिख कर तैयार हुआ तो उसमें कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ये जो 395 अनुच्छेद थे, तो इसी 300A में कानूनी अधिकार को इसमें समाहित कर दिया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या रहेगा? मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रहेगा। क्योंकि अगर ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रख देंगे तो सरकार को अपनी व्यवस्थाएं चलाने में क्या होने लगेगी? परेशानी होने लगेगी। इसलिए तुरंत क्या किया गया? संविधान में संशोधन किया गया और 1978 में इसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया। कानूनी मतलब अधिकार के अंतर्गत रख करके अनुच्छेद 300A में इसे निहित कर दिया गया। तो ये जो अनुच्छेद 31 में इसे रखा गया था। जैसे हम लोग 12 से 35 तक पढ़ते हैं ना, तो 12 से 35 तक के बीच में इसे अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को रखा गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। क्योंकि देखिए सरकार जो है वो कब कहाँ रेलवे लाइन बिछाएगी, कब कहाँ सड़क का निर्माण करेगी, कब कहाँ भाई किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है ना, सरकार जो सरकार है, तो अगर ये संपत्ति के अधिकार को हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखेंगे तो क्योंकि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है कि अगर जो आप उस मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है, आपके अधिकार का कोई हनन करता है, उसका कोई अवहेलना करता है, तो आप सीधे इसे लेकर कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो आपका अगर संपत्ति का अधिकार रहेगा आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जब मौलिक अधिकार के अंतर्गत रहेगा तो सरकार अगर जो आपके संपत्ति तो आपके भूमि में आ जाएगी ना, तो उसमें भी आपका मतलब सड़क निकाल दिया या रेलवे लाइन बिछा दिया, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप लेकर के कहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहाँ रख दिया गया? कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया। तब हम लोग को अध्ययन करना है कि आखिर में बचा कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार बचे हुए। कितने मौलिक अधिकार बचे हुए हैं? 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो हमें अब 6 मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे जो पहला मौलिक अधिकार है, सबसे जो पहला मौलिक अधिकार है वो क्या है? समानता का। सबसे पहला जो है मौलिक अधिकार वो क्या है? समानता, समानता या समता। सबसे पहला है समानता या समता का अधिकार। ये कितने तक है? तो ये अनुच्छेद आपका 14 से लेकर कितने तक है? 18 तक है। 14 से लेकर 18 तक है। ये आपका जो समानता का अधिकार है ये 14 से लेकर 18 तक है। ये
आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य समानता का अधिकार को बताया गया है। फिर उसी प्रकार से है स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, इसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा की स्वतंत्रता, और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों की अधिकार या संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। तो हमें इसका बारी बारी से अध्ययन करना था। आज हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? समानता के अधिकार का अध्ययन करेंगे, जो अनुच्छेद 14 से लेकर कितने तक है? 18 तक है। कितने तक है? 18 तक। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? समानता के अधिकार का अध्ययन करेंगे। तो समानता शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे भारत देश में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग निवास करते हैं, वो क्या है? समान है। क्या है? समान है। जो भी सरकार की रीति रिवाज, रूल, कानून, नियम बनता है, वो सबके लिए क्या बनता है? समान बनता है। तो समानता के अधिकार से हमें अध्ययन करना है कि किस प्रकार से सरकार ने हमें समानता दी हुई है, जो भारत के निवासी हैं उनको, जो भारत के निवासी हैं उनको। तो सबसे पहले जो हमें इसी तरह से हमें अध्ययन करना है आपका अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 तक हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। क्या करना है? 18 तक हमें अध्ययन करना है। तो 14 में सबसे पहले हमें अध्ययन करना है, जो 14 है इसमें हमें अध्ययन करना है, क्या अध्ययन करना है? कि कानून के समक्ष विधि या फिर कानून के समक्ष समानता। क्या रहेगा? आप कानून के नजर में क्या रहेंगे? समान रहेंगे। दूसरा है आपका जो 15वां है, वो है कि जाति, लिंग, धर्म, स्थान, जाति, लिंग, धर्म, स्थान के रूप में आप किसी के साथ क्या करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे। रूप में भेदभाव नहीं करेंगे ना। आप किसी भी स्थिति, चाहे वो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पे, स्थान के आधार पे, आप किसी भी स्थिति में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये आपको समानता मिला हुआ है। ये आपको अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये मिला हुआ है कि आप लिंग, जाति, धर्म के आधार पर या स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, अर्थात विभेदीकरण की समानता, अर्थात आप विभेदीकरण नहीं करेंगे। आप किसी के साथ समान बर्ताव करेंगे, चाहे आप वो लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे वो किसी भी जाति। क्योंकि हमारा जो भारत देश है ना, वो धर्मनिरपेक्ष देश है। कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष देश है। क्योंकि हमारा संविधान का कोई धर्म नहीं है, हमें किसी भी धर्म का अवहेलना नहीं करना है। हमारे संविधान के नजर में सारे धर्म क्या हैं? समान है। क्योंकि हमारा संविधान एक धर्म, हमारे संविधान में लिखा गया है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। वो किसी भी धर्म को मतलब तनहा नहीं मानता है। तो इसलिए हम धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। स्थान, चाहे वो गांव में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, चाहे पहाड़ पर रहने वाला हो, चाहे नदियों या तलहटियों के समीप रहने वाला हो, हम उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। चाहे वो जंगल में आदिवासियों के तरह रह रहा है, तब भी हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हमारी सरकार भी उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। 16वां है आपका सरकारी आपका 16वां है कि सरकारी नौकरियों में अवसरों की समानता। अगर जो हमारे सरकार द्वारा कोई नौकरी निकाली जाती है, सरकारी पद निकाले जाते हैं, तो उसमें सबको समान रूप से अधिकार मिलता है। ऐसा कोई पद नहीं निकाला जाता है, ऐसी कोई सरकारी पद नहीं निकाला जाता जिसमें सबको समान, मतलब समान प्रकार से फॉर्म भरना या परीक्षा देना, ये रूल सब लागू रहता है। तो सरकारी नौकरियों में सबको अवसर समान रूप से दिया जाता
है, कुछ है जैसे SC ST के लिए कुछ छूट दिया गया है, तो ये सब दूसरा मुद्दा है, इसे लेकर हम इसमें बहस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये अध्ययन करना है कि सरकारी नौकरियों में सबको सरकार क्या कर देगी, समान अधिकार देगी। चाहे वो सरकारी किसी भी पद पे वो नौकरियां निकाल रहे तो सबको समान अधिकार देती है। तो सरकारी नौकरियों में अवसर पाने की स्वतंत्रता। और 17 है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है, इसमें बताया गया अस्पृश्यता का अंत क्या है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, का होता है छुआछूत, छुआछूत का अंत। क्या है, छुआछूत का अंत, अर्थात अस्पृश्यता का अंत होता, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो अनुच्छेद जो 17 है, तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि छुआछूत का अंत हो जाएगा, अर्थात आप किसी के साथ छुआछूत की भेदभावना नहीं रखेंगे। तो अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता का अंत। और लास्ट है जो अनुच्छेद 18, इसमें बताया गया उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों, उपाधियों का अंत। अब हम लोग 18 का अध्ययन कर चुके हैं, और फिर इसका हम बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। देखिए आपका सबसे पहला है 14 में विधि कानून समक्ष समानता। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लड़का अपराध करे, चाहे लड़की अपराध करे, चाहे बहुत बड़ा राजा महाराजा अपराध करे, चाहे कोई छोटा आम आदमी अपराध करे, वो विधि या कानून के समक्ष वो समान रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री अपराध करती है, कोई औरत अपराध करती है तो उसके लिए सरकार दूसरी सजा देती है, और पुरुष अपराध करता है तो उसके लिए सरकार दूसरी सजा सुनाती है। नहीं, ये सबके नजर में समान रहेगा। कानून जो बनेगा, जो विधि बनेगा भाई, जो सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा वो सबके लिए समान बनाया जाएगा। वो जो भी बनाया जाएगा कानून, क्या किया जाएगा, सबके लिए समान बनाया जाएगा। आप विधि या कानून के नजर में समान है, आप जो भी करेंगे तो इसमें कोई आपके साथ भेदभाव नहीं, चाहे आप लड़की हैं या लड़का है या कोई भी व्यक्ति है, उसके साथ समान वो कार्यवाही की जाएगी। दूसरा है आपका 15वां जो है, अनुच्छेद 15 में है जाति, लिंग, स्थान या क्या, जाति, लिंग, स्थान या धर्म के रूप में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे ना, विभेदीकरण की स्वतंत्रता, अर्थात आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। क्या आप कहीं सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं, जैसे सार्वजनिक अस्पताल हो गया, जैसे कोई मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गया, चाहे आप ब्लॉक में जाते हैं, चाहे सार्वजनिक स्कूल में जाते हैं जो सरकारी स्कूल होती है, या निजी भी स्कूल में आप जाते हैं, तो क्या वहाँ लिखा होता है, क्या वहाँ मतलब मनाही होता है कि यहाँ इस जाति के लोग नहीं आएंगे या इस धर्म के लोग नहीं आएंगे, चाहे गांव वाले यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ शहर वाले पढ़ेंगे, चाहे इस मंदिर में सिर्फ गांव वाले आएंगे, शहर वाले नहीं आएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है, इसलिए हम कहीं भी आ जा सकते हैं। उस सरकारी जो भी संस्था है उसमें आने जाने से कोई हमें मनाही नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार ने अनुच्छेद 15 में हमारे संविधान में लिख दिया गया है कि जाति, धर्म, स्थान के रूप में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो इसलिए हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और 16वां में है आपका सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। जैसे सरकार जब भर्ती निकालती है, पद निकालती है, तो उसमें सबको समान अवसर मिलता है। तो आप 16 से याद कर लेंगे कि जब आप 16 वर्ष का हो जाते हैं तो आपको नौकरी का बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। पहले 16 वर्ष के जब बच्चे हो जाते थे तो कुछ नौकरियों का रास्ता उनके लिए खुल जाता था, तो इसलिए हमें याद करना है कि 16 में क्या है, सरकारी, 16 में क्या है, सरकारी उपाधि, सरकारी नौकरियों में हमें अवसर मिलेगा। और आपका 17 है अस्पृश्यता। 17 आप जब कहते हैं, 17 से आपका है अस्पृश्यता, अर्थात छुआछूत का अंत करना है। और लास्ट वाला है जो 18 है, वो उपाधियों का अंत। उपाधियां मतलब होता है ना, उपाधियां का अर्थ है कि जैसे हमारे भारत देश में, जब हमारा देश गुलाम था, अभी आजाद नहीं हुआ था, तो उसमें जब अंग्रेजों का जमाना था, जब ब्रिटिश वाले थे, तो कुछ हमारे ही देश के बड़े बड़े राजाओं को, जो उनके चटुकारी करते थे, उनको कुछ उपाधियां दे देते थे, और उस उपाधियां से वो बहुत घमंडित हो जाते थे, उत्साहित हो जाते थे, और वो अपने ही लोगों के साथ बर्ताव गलत करने लगते थे। इसलिए जो सरकार थी वो उपाधियां का अंत ही कर दी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें अनुच्छेद 18 में लिख दिया गया
कि उपाधियां का अंत कर दिया जाएगा। देखिए, जो कोई अच्छा काम करता है उसके लिए ब्रिटिश वाले क्या देते थे, अंग्रेज क्या देते थे, उपाधि देते थे। जैसे सर की उपाधि, नाइट की उपाधि, ऐसी सब क्या दी जाती थी, उपाधियां दी जाती थी। लेकिन हमारे जो संविधान सभा के लोग थे, जो संविधान सभा में जो बैठे हुए लोग थे, ये विचार किए कि उपाधियां का अंत करके, जैसे भारत रत्न हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, इसको इस स्थान पे रखा गया। क्योंकि भाई जो कुछ अच्छा काम करता है उसको कुछ पुरस्कृत तो करना चाहिए ना भाई। जो अच्छा काम करेगा तो कैसे एक दूसरे से वो मतलब अलग दिखेगा, तो इसलिए उसको पुरस्कृत करने के लिए उपाधि के स्थान पर क्या रखा गया, भारत रत्न रखा गया और पद्म भूषण रखा गया। क्या रखा गया, भारत रत्न। क्या रखा गया, भारत रत्न। इसके बाद पद्म भूषण, इसके बाद पद्म विभूषण, ऐसे सब पुरस्कृत रखे गए। अगर जो कोई अच्छा काम करता है तो उसे भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है। तो हम लोग अध्ययन कर चुके हैं क्या कि मौलिक अधिकार कितने तक है, मौलिक अधिकार किसमें है, तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसमें हम सबसे पहले किसका अध्ययन किए हैं, समानता के अधिकार का। किसका, समानता के अधिकार का। समानता का अधिकार कितने से कितने तक है, 14 से 18 तक है। इसी प्रकार से हम और 5 जो बचे हुए अधिकार हैं, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार पहले कितने थे, 7 थे, अब कितने हो गए हैं, वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार। एक मौलिक अधिकार को जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा करके कानूनी अधिकार में 300A में डाल दिया गया है। अब हमें दूसरे दिन दूसरी वीडियो में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार के। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद हमारी ये वीडियो जो है वो समाप्त होती है।